हेलो एवरीवन, आई एम ममता। इंग्लिश में जब हम इंग्लिश सीखते हैं या ग्रामर को पढ़ते हैं तो कई बार कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसान होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती हैं। अब वो क्यों लगती हैं? क्योंकि हो सकता है वो लेंथ में मतलब उनको याद नहीं किया जा सकता इतना आसानी से, और जब याद करते भी हैं तो टाइम के साथ जब उनका यूज़ नहीं करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो वही कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में ही जानने वाले हैं, ताकि हम उनको इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि वो अब ऐसे बार बार भूलने की आदत और ये सब चीज़ें ना रहे और वो हमें ध्यान में रहे। इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो उनमें से दो चीज़ें हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन। इसके साथ ही एक और के बारे में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, हैड बीन के बारे में। पहले हैज़ और हैव क्योंकि ये साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब हम टेंस पढ़ते हैं, जब हमने टेंस देखा था और जिस टाइम हम टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आपने टेंस की वीडियो को देखा है या टेंस आपको थोड़ा बहुत याद भी है, तो जो हैज़ बीन और हैव बीन है वो एक साथ ही आया था। ये भी बात करेंगे कि ये किस टेंस में आता है और हैज़ बीन और हैव बीन क्यों आता है, कैसे सेंटेंसेस में आता है, ये भी बात होगी। हैड बीन की भी बात होगी, हैड बीन को हम इसके बाद देखेंगे। तो हैज़ बीन एंड हैव बीन। बाकी जो हम अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब की बात करें, मतलब जो डू डज इज एम आर जो भी होती है टेंस की, वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग नहीं होती हैं, तो हम इजीली उसको लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। लेकिन जो हैज़ बीन हैव बीन होता है, इसके साथ एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम इसको अपने डेली लाइफ में कम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कम प्रैक्टिस करने की वजह से ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं कि ये किस सेंटेंसेस में यूज़ होंगे और किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते टाइम हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा लंबे भी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और कहाँ पे ये यूज़ होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हैज़ बीन हैव बीन से। ये तो जो दोनों वर्ब है, दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन या हैव बीन, ये यूज़ होती हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी कि जो हैज़ बीन है और जो हैव बीन है, ये दोनों की दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ पे यूज होंगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। टेंस में जब हम पढ़ रहे थे कि पहले 3 तरह के टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, लेकिन उसके बाद जब हमने उसके भी फर्दर कैटेगरी करके देखा था उसको, तो हमने देखा था कि सबसे पहले सिंपल टेंस है, फिर कॉन्टिन्यूस टेंस है, फिर परफेक्ट टेंस है, और फिर लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो कैसे सेंटेंसेस में ये आता है हैज़ बीन और हैव बीन, पहले उसको देख लेते हैं। पहले हैज़ बीन से शुरुआत करते हैं। हैज़ बीन, अब कहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब कुछ ना कुछ काम क्या है, कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यू है। और परफेक्ट का मतलब थोड़ा बहुत काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमने कुछ टास्क या कुछ काम जो भी हम सेंटेंस में बता रहे हैं वो कब शुरू हो गया? पास्ट में शुरू हो गया। यानी पास्ट में शुरू हो गया और अभी भी चल रहा है, तो उस काम का थोड़ा बहुत हिस्सा खत्म हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए इस टेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैंने क्या बताया कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि कुछ काम कॉन्टिन्यूएशन में है, परफेक्ट का मतलब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुका हुआ, क्यों कंप्लीट हुआ होगा? क्योंकि ये जो टास्क था, जो काम था, वो कब शुरू हो गया था? पास्ट में शुरू हो गया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हैज बीन की बात करते तो हैज बीन आता है ही, शी, इट। किसी का नाम हो सकता है, सन, मून, कोई भी एक सिंगल थिंग हो सकती है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, सिंगल थिंग।
यानी कि जो भी चीज होगी जहां पे भी हैज बीन आएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी बात करें, अगर हैज बीन वहां पे आ रहा है तो वो चीजें क्या होंगी, या तो ही के बारे में बात हो रही होगी, या शी के बारे में, इट के बारे में, एनी नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी होगा, सन हो सकता है, मून हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल चीज है, या फिर सिंगल थिंग, या फिर सिंगल नेम, जो भी होगा, एनी नेम की जगह सिंगल नेम भी हो सकता है। यानी कि हमने क्या कंक्लूड करा, जो भी सिंगुलर नंबर होंगे, जो भी सिंगुलर नंबर होंगे, अब क्योंकि ही शी इट है, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या है, दिस दैट भी हो सकता है, वहां पे भी क्या आएगा, हैज बीन ही आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर जहां पे भी होगा, जहां पे भी सिंगुलर नंबर की बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो क्या आएगा, हैज बीन आएगा। ठीक है, वहां पे क्या आएगा, हैज बीन आएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी, सपोज करो हम बोल रहे हैं, शी has been working here for 10 years। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, अगर इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि पहले मैंने क्या बताया, हैज बीन को देखेंगे, तो हैज बीन है, और हैज बीन के साथ क्या आएगा, शी आएगा, क्योंकि ही शी इट के साथ क्या आएगा, हैज बीन आएगा, तो दोनों साथ में आ गया, शी हैज बीन वर्किंग। अब हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को थोड़ा ध्यान करने, उसको थोड़ा माइंड में वो करने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें, तो जो यहाँ पे वर्ब होती है, जो मेन वर्ब, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग हियर फॉर 10 years। अब ये फॉर का क्या मीनिंग है, ये मैंने जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था उस टाइम भी डिस्कस किया था कि सिंस और फॉर का क्या यूज होता है। यानी कि हम इस सेंटेंस में क्या बताना चाहते हैं कि वो यहाँ कब से काम करती है, पिछले 10 सालों से, 10 years है इसलिए फॉर आया। अगर सिंस, अगर यहाँ पे 10 years की जगह 2010 होता या 2011 होता तो क्या आता, सिंस आता है यहाँ पे। अब सिंस फॉर क्यों आया, ये थोड़ा सा मैंने बताया था। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जहाँ पे ड्यूरेशन दी हुई हो, चाहे 10 साल दिए हुए हो, 10 घंटे दिए हुए हैं, 10 दिन दिए हुए हो, 10 हफ्ते दिए हुए हो, वहां पे क्या आएगा, फॉर आएगा। और सिंस आएगा जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसे सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, ऐसे में क्या आएगा, सिंस आएगा। ये मैंने बताया था। थोड़ा सा और देख लेते हैं, सिंस और फॉर का यूज देखते हैं पहले। हैज बीन का समझ में आ गया होगा, सिंस और फॉर को समझ लेते हैं ताकि हमें सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंस एंड फॉर, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब क्या है, ड्यूरेशन। ठीक है, पीरियड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पीरियड का मतलब क्या हुआ, ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन का मतलब कोई काम की अवधि जो ड्यूरेशन दी हुई है, जैसे 2 hours, 2 days, 3 weeks, 10 years। ये इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 2 hours दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे, 2 days तो 2 दिन, 3 weeks 3 हफ्ते, 10 years 10 साल। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। लेकिन सिंस की जब बात होती है तो ये कहाँ पे आएगा, जैसे आ जाएगा सिंस जून। सिंस कहाँ पे आया, सिंस जून, क्योंकि जून क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें पता है कि महीने के कहाँ पे कौन सा वाला महीना आएगा, जून आएगा। या फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आएगा, यस्टरडे, लास्ट ईयर,
लास्ट मंथ, इस तरह से होगा। यानी कि जब सिंस की बात होती है तो वो क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम में किसी महीने का नाम हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है, डे का कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, यस्टरडे हो सकता है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। तो वहां पे क्या आएगा, सिंस आएगा, और फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इतना समझ लिया होगा सिंस और फॉर का। वापस आ जाते हैं हैज बीन, हैव बीन पे। हैज बीन का मैंने बताया था, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। यहाँ पे क्या आया था, हैज आया था। एक और देख लेते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे भी फिर से हैज बीन आया, क्योंकि इसके जब हम ज़्यादा सेंटेंसेस देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो हमारी क्या इन पे जो पकड़ है हैज़ बीन, हैव बीन, जो हमें हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है हमारे दिमाग में, वो चीज़ें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो मैंने बताया था शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, सिंस कर लिया, उसके साथ ही टाइम भी क्या हो गया, चेंज हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया पीरियड ऑफ टाइम छोड़ के। तो यहाँ पे क्या बताया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से लगातार क्या हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्योंकि मॉर्निंग है तो इसीलिए क्या आया, सिंस आया। इसीलिए क्या आया, सिंस आया, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां पे क्या आएगा, सिंस आएगा। हैज बीन को देख लिया, अब हैव बीन को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे नेगेटिव में आएगा, शी हैज नॉट बीन वर्किंग, शी हैज नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। यहाँ पे इसका क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अभी तक तो हमने जो सिंपल सेंटेंसेस थे या फिर जो एफर्मेटिव थे वो सेंटेंस देखे, चाहे वो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो या फिर शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years हो। अब अगर हम इसका नेगेटिव बना के देखें तो हमने क्या देखा, जो हैज है और जो बीन है उसके बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। अब उसके बीच में नॉट आया, इसीलिए सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो शी हैज नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। इसी का इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले जो हैज और बीन है उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसके बीच में क्या चीजें आ रही हैं, कि क्या वो कितना चेंज हो रहा है, ये हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। इसी को इंटेरोगेटिव बना के देख लेते हैं। हैज शी, हैज शी बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। ये यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव है ये सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक है। यहाँ पे चीजें पूछी जा रही हैं। जब भी मैंने बताया था जहाँ पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या हो जाता है, आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो सेंटेंस किस तरह से चेंज हो गया, हैड शी बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। इसी तरह मॉर्निंग वाला भी हो जाएगा, या फिर जो भी सेंटेंस आपके हैज बीन वाले हैं वो इस तरह से चेंज हो जाएंगे। जब नेगेटिव की बात आएगी तो हैज और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और जब भी इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हैज है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा और बाकी का सेंटेंस लास्ट में ऐसे रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा, हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। तो ये तो हैज बीन का समझ में आ गया होगा। अब हैव बीन को देख लेते हैं। सिंस और फॉर का यूज दोनों में सेम है, चाहे वो हैज बीन की बात हो या हैव बीन की बात हो। तो इसलिए हम सिंस फॉर को दोबारा नहीं देखेंगे। अब हैव बीन को देख लेते हैं। हैव बीन,
अब हैव बीन कहाँ पे आएगा, क्योंकि हैज बीन क्या था, जहां पे भी सिंगुलर चीजें थी, चाहे वो ही शी इट हो दिस दैट हो, वहां पे क्या था, हैज बीन था। अब हैव बीन को देखते हैं, यू वी दे दोज दीज, यानी कि जहां पे भी क्या होगा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब जहां पे भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कैसे हो गया, यू वी दे दोज दीज, या जहां पे भी बहुत सारी चीजों की बात होगी, प्लूरल नंबर की बात होगी, वहां पे क्या आएगा, हैव बीन आएगा। इसके साथ ही हैव बीन एक और जगह पे आता है, और वो स्पेशल केस किसका हो जाता है, आई का हो जाता है। इसलिए क्या है, आई को कई जगह पे क्या पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, ना प्लूरल के साथ पढ़ते हैं और ना ही सिंगुलर के साथ पढ़ते हैं। तो यू वी दे दोज दीज और प्लूरल नंबर के साथ तो आएगा ही आएगा हैव बीन, लेकिन उसके साथ ही किसके साथ और आएगा, आई के साथ। जहां पे आई सब्जेक्ट होगा वहां पे भी क्या आएगा, हैव बीन आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दे हैव बीन playing football since morning। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों आया, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर यहाँ पे 2 आवर्स होता तो क्या होता, फॉर होता, या फिर कुछ और होता, जहां पे भी 2 आवर्स होता या फिर कुछ ड्यूरेशन होती, पीरियड होता, तो वहां पे क्या आता, फॉर आता। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए क्या आया है, सिंस आया है। यहाँ पे ये सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो लोग कब से क्रिकेट नहीं सॉरी फुटबॉल, वो लोग कब से फुटबॉल खेल रहे हैं, मॉर्निंग से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब क्योंकि दे क्या है, प्लूरल नंबर है, या फिर दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। आई वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आई हैव बीन studying for 3 hours। I have been studying for 3 hours, यानी कि मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। फॉर क्यों आया, क्योंकि ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, 3 आवर्स की बात हो रही है। 3 आवर्स, 3 वीक्स, 2 आवर्स, 2 डेज, जहाँ पे ऐसी बात होगी वहां पे क्या आएगा, फॉर आएगा। और सिंस का यूज इस तरह से आएगा। आई के साथ भी हैव आएगा, और जो प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। तो दे क्योंकि प्लूरल नंबर है तो हैव आया है, और आई के साथ भी हैव आता है, इसलिए आई के साथ भी हैव आया। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। इसका ही नेगेटिव भी बना लेते हैं, इस वाले को, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। बाकी लास्ट का सेंटेंस फिर से वही रहेगा, ठीक है। तो हैव है यहाँ पे और बीन है यहाँ पे, इनके बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया है। हैव और बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया है। तो ये इस तरह से चीजें चलती है। प्लूरल नंबर और आई के साथ हैव आता है, बाकी जो भी सिंगुलर नंबर होते हैं उनके साथ क्या आता है, हैज आता है। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे। ये तो हो गया सिंपल से जो सेंटेंसेस हम यूज करते ही हैं। एक और सेंटेंस, एक और वाक्य को देख लेते हैं। You have been so busy lately। You have been so busy lately।
अब ये सेंटेंस भी सही है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में या फिर आजकल। यू हैव बीन बिजी, यू हैव बीन सो बिजी लेटली। अब क्योंकि यू है, यहाँ पे यू है तो इसके साथ क्या आया है, हैव बीन आया है। जहाँ पे भी प्लूरल नंबर और आई होगा वहां पे क्या आएगा, हैव बीन आएगा, और जहाँ पे सिंगुलर नंबर की बात होगी वहां पे क्या आएगा, हैज बीन आएगा। तो ये तो थी दो हैज बीन और हैव बीन, जो कि हमारी किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद हैड बीन को पढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं ढंग से। तो अभी तक हमने देखा हैज बीन, हैव बीन को। हैज बीन, हैव बीन जो मैंने बताया था हमने एक साथ इसलिए पढ़ा है क्योंकि वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन भी आता है और हैव बीन भी आता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको एक साथ पढ़ा। अब हैड बीन को देख लेते हैं। हैड बीन आता है पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहाँ पे आता है हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्योंकि हैड है तो हैड बीन कहाँ पे आता है, हैड भी है और बीन भी है, तो यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा, और ये आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कि जो भी सेंटेंस है वो स्टार्टेड, continued and finished कब हो गया है, पास्ट में। यानी कि जो भी सेंटेंस है, जिस भी बारे में बात हो रही है, वो स्टार्ट भी कब हुआ था, पास्ट में, कंटिन्यू भी कब हुआ, पास्ट में, और फिनिश भी कब हो गया, पास्ट में। अब हम उस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो वो सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज करते हैं वो क्या है, हैड बीन है। अब क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी वही सेंस और फॉर का सेम यूज आएगा। सेंस और फॉर जो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम होता है उसकी सेम चीज आएगी, वो सेम आएगा, तो उसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पे हैड बीन यूज होता है और किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो फ्रेमिंग होती है या जो वाक्य होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग you to come last week। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं तो क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ एक है हैड बीन, तो ना सिंगुलर का कोई चक्कर है ना प्लूरल का कोई इशू है, ना ही आई का या यू वी दे का या फिर ही शी इट का कोई इशू है। हर जगह पे क्या आएगा, हैड बीन ही आएगा, चाहे आई हो, चाहे ही शी इट हो, चाहे यू हो, दे हो, प्लूरल नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, सब जगह पे क्या आएगा, हैड बीन आएगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया, I had been expecting you to come last week। यानी कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि तुम कब आओगे, लास्ट वीक आओगे। अब क्योंकि लास्ट वीक जा चुका है तो इसलिए लास्ट वीक की बात हो रही है, यानी कि नया वीक शुरू हो चुका है, तो लास्ट वीक जा चुका है, इसलिए स्टार्टेड भी कब हुआ था, पास्ट में, कंटिन्यू भी कब हुआ था, पास्ट में, यानी कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, एक्सपेक्टिंग, तो इसीलिए कंटिन्यू, और फिनिश्ड भी कब हो चुका है, पास्ट में, क्योंकि लास्ट वीक जा चुका है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हो सकता है आई के साथ भी हैड आएगा और बाकी सबके साथ भी हैड आएगा। ही हैड बीन स्टडिंग, he had been studying for 2 days। अब क्योंकि 2 days है, ड्यूरेशन है, इसलिए क्या आएगा, फॉर आएगा। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days, यानी कि वो 2 दिनों तक पढ़ाई कर रहा था। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ वो 2 दिन तक पढ़ाई कर रहा था। 2 days है तो इसलिए फॉर आया है। स्टडिंग हैड बीन क्यों आया है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। या फिर जब जो हम सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा था, कब तक, 2 दिन तक, इसलिए क्या आया, फॉर आया। यहाँ पे एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
he had been to her house many times in the past। सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं हमेशा सिंस फॉर का ही यूज आए, कई बार ऐसे भी बन सकता है ही हैड बीन टू हर हाउस मैनी टाइम्स इन द पास्ट, यानी कि वो उसके घर कई बार जा चुका है पास्ट में। अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, जा चुका था, तो कहाँ पे आ गया ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि फिनिश भी हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की बात नहीं चल रही है। और हैड बीन यानी कि वो उसके घर कई बार जाता था, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा इस तरह से, he had been to her house many times in the past। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई, या फिर हैड बीन के बारे में हमने देख लिया। हम इनको नेगेटिव सेंटेंस भी बना के देख सकते हैं, जैसे he had not been studying, he had not been studying for 2 days, यानी कि वो क्या नहीं कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड और बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया, हैड और बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हो जाएगा। जब मैंने हैज बीन और हैव बीन की बात की थी, जब हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो हैज था या जो हैव था वो सब्जेक्ट से पहले आ गया था, और सब्जेक्ट उसके बाद था, फिर बीन है और फिर बाकी का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ हाउ के बाद आएगा हैड, हाउ हैड ही बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये है नेगेटिव सेंटेंस, और ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये बाकी के सारे क्या हैं, अफर्मेटिव। तो जब नेगेटिव की बात हुई थी तो हैड और बीन के बीच में नॉट आया था, और जब इंटरोगेटिव की बात हुई, अब क्योंकि हमने ये एच भी लगा दिया, यानी कि WH फैमिली का एच भी लगा दिया है, इस सेंटेंस को हाउ को अगर हटा दे तो तब भी ये सेंटेंस क्या होगा, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है बिना WH फैमिली के। तो हाउ हैड ही बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो इतने लंबे टाइम तक के लिए पढ़ाई कैसे कर लेता था। इस सेंटेंस का मतलब ये है, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ ये है। तो ये इस तरह से आएगा, WH फैमिली सबसे पहले आती है, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर बाकी का सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हैड बीन के बारे में। तो आज हमने 3 जो हमारे कंफ्यूजिंग जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में, जब हम इंग्लिश को डील कर रहे होते हैं, ग्रामर सीख रहे होते हैं, तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या फिर ज़्यादा उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो चीज़ों को फिर उसके बाद कंफ्यूज करने लगते हैं उन चीज़ों में, फिर हम उनको प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आएगा तब देखेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, कुछ बहुत आसान है। जैसे आपने देखा हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन को हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।